हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। दिस इज स्वाति गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 या फिर आप कह सकते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन दोनों ही स्टैंडर्ड्स को साथ में पढ़ा जा सकता है क्योंकि कोई भी तरीके का डिफरेंस नहीं है, कार्व नहीं है। हम चालू करेंगे एकदम बेसिक से, जो कि काफ़ी हद तक सिमिलर है AS2 से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद में इस वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी है क्योंकि हम सारे क्रिटिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। जो जो स्टैंडर्ड ने बता रखा है स्पेसिफिकली, वो सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से करना। चलो आगे चलते हैं। फर्स्ट देखते हैं मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब स्टैंडर्ड में बता रखा है कि are the assets held by an enterprise for sale in the ordinary course मतलब finished goods, in the process of production मतलब WIP, इसके अलावा रॉ मटेरियल और सप्लाईज। मतलब कि इन्वेंट्री इंक्लूड करेगी तीनों ही चीज़ें, फिनिश गुड्स, WIP और रॉ मटेरियल। WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, ऐसा स्टॉक, ऐसी इन्वेंट्री जो कि ना ही रॉ मटेरियल है, ना ही परचेज्ड है और ना ही फिनिश गुड्स है, अभी वो इन प्रोसेस है। ठीक है, अभी बन रही है। नेक्स्ट अपन देखते हैं वैल्यूएशन बेसिक्स। जैसे ही वैल्यूएशन बेसिक्स, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री आपके दिमाग में हिट होता है, वैसे ही क्या बात आती है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सही है पर पार्शियली सही है क्योंकि ये हर जगह अप्लाई नहीं होता। AS ने, स्टैंडर्ड ने कुछ अलग से क्या दे रखा है, कुछ अलग से सिचुएशंस दे रखी है कि यहाँ पर कुछ अलग तरीके से वैल्यू होगा, वो हम सब देखेंगे। फर्स्ट देखते हैं फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स वैल्यू होगा कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, मतलब हमेशा कॉस्ट पे कर दो, अगर NRV लोअर हो तो NRV पे वैल्यू कर देना। फिर आता है WIP, हमेशा कॉस्ट पे वैल्यू करो, अगर NRV लोअर है तो NRV पे वैल्यू कर दो। अब आती है बात रॉ मटेरियल की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रॉ मटेरियल, अगर फिनिश गुड्स कॉस्ट पर है तो रॉ मटेरियल भी कॉस्ट पे रहेगा। अगर फिनिश गुड्स NRV पे वैल्यूड है तो रॉ मटेरियल रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यू करेगा। फिर से देखो, रॉ मटेरियल की अगर वैल्यूएशन डिसाइड करनी है तो वो कैसे करेंगे, फिनिश गुड्स को देख के। अगर फिनिश गुड्स कॉस्ट पे वैल्यूड है तो रॉ मटेरियल भी कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे। अगर फिनिश गुड्स NRV पे वैल्यूड है तो रॉ मटेरियल भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर वैल्यू करेंगे। नेक्स्ट आता है कस्टमर स्पेसिफिक इन्वेंट्री। ऐसा स्टॉक, ऐसी इन्वेंट्री, ऐसे गुड्स जो कि कस्टमर ने अपने खुद के स्पेसिफिकेशन देके कस्टमाइज करवाया है, खुद की डिज़ाइन, खुद का कोई और रिक्वायरमेंट ऐड ऑन करवाई है उसको यूटिलिटी बढ़ाने के लिए। अब समझो, अगर कस्टमर स्पेसिफिक इन्वेंट्री है मतलब स्टैंडर्ड इन्वेंट्री नहीं है, मतलब इसका एक स्पेसिफिक एक बायर है, एक कस्टमर है जिसको ये सेल करी जाएगी। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट क्या होता है, कोई भी कस्टमर आके ले सकता है। तो अब कस्टमर स्पेसिफिक इन्वेंट्री है अगर, तो इसकी वैल्यू देखी जाएगी। फर्स्टली देखेंगे कि कस्टमर फाइनेंशियली फिट है तो हम इसको कॉस्ट पे वैल्यू कर देंगे, और अगर कस्टमर आपका लिक्विडिटी क्राइसिस में चल रहा है, उस फाइनेंशियली फिट नहीं है, तो इसको वैल्यू करेंगे 0 पर, क्योंकि अरे यार वो कस्टमर की अगर फाइनेंशियल दिक्कत चल रही है, फाइनेंशियल वो पेमेंट नहीं कर सकता, तो मतलब आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू क्या हो गई, ऑलमोस्ट 0, क्योंकि एक ही तो कस्टमर था, उसके कस्टमर के हिसाब से और कोई है ही नहीं इसका कस्टमर, क्योंकि ये क्या है, कस्टमर स्पेसिफिक इन्वेंट्री। नेक्स्ट आता है वैल्यूएशन ऑफ एम्प्टी बॉटल्स। एम्प्टी बॉटल इन्वेंट्री में इंक्लूड किया जाता है और नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब एग्जाम्पल 1 रुपया, 10 रुपया ऐसे। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है। वैल्यूएशन ऑफ स्क्रैप NRV पे किया जाता है। इन्वेंट्री अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर इन्वेंट्री की सेल या परचेज जो भी होने वाली है वो एक पर्टिकुलर डेट और पर्टिकुलर प्राइस पे डिसाइड हो चुकी है। फॉर एग्जांपल आपने बोला 2 महीने के बाद में जो 1 तारीख आएगी अगले, मतलब 2 महीने के बाद वाले मंथ के 1 तारीख को मैं लूँगा। फॉर एग्जाम्पल 15 सितंबर को लूँगा, 1 सितंबर को लूँगा। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एक स्पेसिफिक प्राइस एक स्पेसिफिक डेट के लिए कर लिया। तो हम देखेंगे कॉस्ट या फिर वो फॉरवर्ड प्राइस, ठीक है, विच एवर इज लोअर, उस पर रिकॉर्ड कर देंगे इस इन्वेंट्री को। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री आउट ऑफ यूज़। ऐसी इन्वेंट्री जो ज़रा भी काम ही नहीं आ रही, ना सेल हो रही है, नॉन मूविंग इन्वेंट्री भी कहते हैं इसको, नॉन मूविंग इन्वेंट्री। इसको किस पे करते हैं, NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, ये भी हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉस्ट या NRV जो भी हम कर रहे हैं ना, शैल बी कंसिडर्ड सेपरेटली,
स्टैंडर्ड कहता है हर आइटम को सेपरेटली वैल्यू करना, इन्वेंट्री के हर आइटम को सेपरेटली वैल्यू करना। पर अगर वो सारे, एक एक्सेप्शन दे रखा है, अगर वो सारे सिमिलर हैं या इंटरचेंजेबल यूनिट्स है, मतलब सारी टॉफ़ीज़ है एक की जगह दूसरी, सारे बिस्किट्स है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स है, सिमिलर है, तो उनका आप कंबाइंड वैल्यू या बल्क वैल्यू कर सकते हो। पर अगर इंडिविजुअल है और वैसे है, और स्टैंडर्ड रूल क्या कहता है कि सेपरेटली वैल्यू करना है। अब एनआरवी अगर इस चारों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन आती है तो 100% है कि एनआरवी को कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। फर्स्ट आता है अगर कोई फिजिकल डैमेज हो गया गुड्स को, स्लो मूविंग इन्वेंट्री मतलब वो कभी कभी काम आ रही है, कभी कभी सेल हो रही है। इसके अलावा इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस मतलब प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। इन तीनों ही केस में, इन चारों ही केस में एनआरवी पर वैल्यू किया जाएगा, एनआरवी कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनआरवी ऑफ डब्ल्यूआईपी मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब अभी फिनिश गुड्स पूरा बना नहीं है। मार्केट किसका होता है, मतलब डिमांड किसकी होती है, फिनिश गुड्स की। डब्ल्यूआईपी का तो मार्केट ही नहीं है, तो डब्ल्यूआईपी मार्केट तक जाने के लिए, फिनिश गुड्स बनने के लिए कुछ और उसमें एडिशन कॉस्ट लगेगी, लेबर लगेगा, टाइम लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, कुछ भी और एनर्जी लगेगी, तो वो सब ऐड कर देते हैं, क्या बोल के, कन्वर्जन कॉस्ट। तो फिर वो फिनिश गुड्स तक आ जाता है। अब बात समझो कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स माइनस सेलिंग कॉस्ट माइनस कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ डब्ल्यूआईपी टू फिनिश गुड्स। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टार लगा लेना कि कन्वर्जन कॉस्ट को भी माइनस करना है। उसके बाद में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी एनआरवी ऑफ डब्ल्यूआईपी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ डब्ल्यूआईपी। नेक्स्ट देखते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। अब इन्वेंट्रीज में जो कॉस्ट करेंगे, कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड और अदर कॉस्ट, इन सबको इंक्लूड करते हुए कॉस्टिंग मानेंगे। एक एक करके देखते हैं कैसे करेंगे। फर्स्ट आता है रॉ मटेरियल की कॉस्ट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लेना। रॉ मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त जो परचेज प्राइस लेंगे, ध्यान से सुनो, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त जो परचेज प्राइस लेंगे वो एक्सक्लूडिंग रिफंडेबल टैक्सेस, मतलब कि ऐसा एग्जाम्पल आपने क्या किया, परचेज किया, उसमें जीएसटी पे करके आ गए, पर आप उसका इनपुट लेने वाले हो, वो आपको रिफंडेबल है, एक तरीके से इनपुट मिल जाएगा। तो अगर इनपुट मिल जाएगा तो वैसा प्राइस, वो वाला टैक्स इंक्लूड नहीं रखेंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये के गुड्स था, उस पर आप 18 रुपये जीएसटी दे के आए, ठीक है, तो आप पे कितना करके आए, 118। तो नॉर्मल सिनेरियो में 118 आपका क्या हो जाता, प्राइस हो जाता ऑफ परचेज प्राइस हो जाता। पर सिंस आप इस 18 रुपीज़ का इनपुट ले सकते हो, ये रिफंडेबल है, तो आपकी परचेज प्राइस सिर्फ और सिर्फ 100 रहने वाली है। नेक्स्ट आता है ऐड रिफंडेबल टैक्सेस, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। ठीक है, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, अगर कोई ऐसा टैक्स पे करके आओ जिसका इनपुट नहीं लेने वाले, जिसका आपको रिफंड नहीं मिलने वाला, उसको ऐड कर दो। कोई कैरेज या फ्रेट है, मतलब लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्ट के चार्जेस, उसको इंक्लूड कर लो। इसके अलावा कोई क्लियरिंग एजेंट के चार्जेस है, रॉ मटेरियल आया, समझो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आया, कहीं से भी आया, तो क्लियरिंग एजेंट के कोई चार्ज है वो इंक्लूड कर लो, तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अब एकदम सिंपल सी बात है, हमने 11th-12th में भी पढ़ी थी, अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो एडजस्ट हो जाएगा परचेज प्राइस में, जबकि कैश डिस्काउंट है तो वो ट्रांसफर होगा पीएल में। ध्यान से सुनो, कभी भी हम 11th-12th में भी क्या करते थे, जर्नल एंट्री सीखी थी हमने, अगर ट्रेड डिस्काउंट था तो परचेज प्राइस एंट्री करते वक्त पहले ही माइनस कर देते, कहीं पे भी दिखाते नहीं थे। जबकि अगर कैश डिस्काउंट होता था तो उसको अलग से इनकम एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड करते थे और पीएनएल में डालते थे। यहाँ पर भी सेम बात है, वॉचमैन की सैलरी, वेयर हाउस रेंट, सिमिलर कोई और एक्सपेंस होता है वो डायरेक्टली पीएल में जाएगा, कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। रॉ मटेरियल में सिर्फ और सिर्फ परचेज प्राइस लेनी है, वो भी एक्सक्लूडिंग रिफंडेबल टैक्सेस लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट हमेशा एक्चुअल बेसिस पे ली जाएगी, लेबर कॉस्ट हमेशा एक्चुअल बेसिस पे ली जाएगी। नेक्स्ट आता है ओवरहेड। ओवरहेड में सबसे पहले बात आती है वेरिएबल और उसके बाद में फिक्स्ड। वेरिएबल हमेशा एक्चुअल बेसिस पे लेना है। अगर फिक्स्ड ओवरहेड है तो हमें जनरल रूल, एक स्टैंडर्ड रूल कहता है कि इसको नॉर्मल कैपेसिटी पे लो। क्या बोलता है, नॉर्मल कैपेसिटी पे एलोकेट कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। पर एक एक्सेप्शन केस दे रखा है, ये एक एक्सेप्शन केस दे रखा है, अगर एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल कैपेसिटी से ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल आपका जो फैक्ट्री है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 100 टन्स, ठीक है, और नॉर्मल कैपेसिटी क्या है 100 टन्स। नॉर्मली क्या है, अगर आपने 70 टन बनाया, 80 टन बनाया, 85, 90, 95, 100 तक बनाया, तो कोई कुछ भी नहीं करना, नॉर्मल कैपेसिटी पे ही फिक्स्ड ओवरहेड को एलोकेट कर देना है। पर अगर आपका एक्चुअल प्रोडक्शन ज़्यादा है नॉर्मल कैपेसिटी से, मतलब 100 टन की कैपेसिटी के
एरिया में आपने क्या किया, आपने प्रोड्यूस कितना कर दिया 125, मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन ज़्यादा है नॉर्मल कैपेसिटी से, तो इम्पॉर्टेंट देखो, फिर ये बेसिस एक्चुअल प्रोडक्शन हो जाएगा, मतलब यहाँ पर तो 100 टन पे डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पर 125 पे हो जाएगा, समझे बात, 125 टन के बेसिस पर एलोकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अदर कॉस्ट, अगर कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन, कोई स्पेसिफिक कॉस्ट है तो वो कैपिटलाइज हो जाएगी, बाकी सारी कॉस्ट P&L में चली जाएगी। एग्जाम्पल सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एबनॉर्मल लॉस, रिफंडेबल टैक्सेस, बोरोइंग कॉस्ट, ऐसी कुछ भी एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो किस में जाएगी, PL में जाएगी, पर अगर कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन की कॉस्ट है वो किस में जाएगी, कैपिटलाइज हो जाएगी, कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट आता है पैकिंग मटीरियल। पैकिंग मटीरियल एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल टूथपेस्ट, ठीक है, टूथपेस्ट में प्राइमरी पैकिंग और सेकेंडरी पैकिंग दोनों चीज़ समझते हैं। प्राइमरी पैकिंग मतलब एग्जाम्पल ट्यूब जो आ रही है टूथपेस्ट के लिए, जो एक फर्स्ट ट्यूब आती है वो क्या कहलाती है, प्राइमरी पैकिंग, जबकि जो कोलगेट या जो भी टूथपेस्ट है उसकी जो ट्यूब है उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड बॉक्स भी होता है जब खरीद के लाते हो, ठीक है, तो वो कार्डबोर्ड बॉक्स क्यों है, एक्स्ट्रा एडवर्टाइजमेंट के लिए, एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए, कुछ भी मान लो, कोई भी रीज़न हो सकता है, पर जो एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड की पैकिंग है वो कहलाती है सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल। प्राइमरी क्या है, जो ट्यूब है, और सेकेंडरी क्या है, जो एक्स्ट्रा सेकेंड लेवल ऑफ पैकेजिंग है। तो जो प्राइमरी है उसको इंक्लूड कर लो कॉस्ट में, जबकि जो सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल की वैल्यू है वो कर लो P&L में इंक्लूड, ठीक है, ट्रांसफर कर दो P&L में, कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी, कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट जाएगी, वैल्यू जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास डेफर्ड पेमेंट इन्वेंट्री। ऐसी कोई इन्वेंट्री, ऐसा कोई स्टॉक जो आप परचेज करते वक्त आपने बोला यार आज के आज पेमेंट नहीं देंगे, हम अगले महीने में देंगे, 2 महीने बाद देंगे, आपने EMI बांध ली, कुछ भी आपने ऐसा कर लिया कि हाथों हाथ पेमेंट नहीं हो रहा, तो क्या हो रहा है, डेफर्ड पेमेंट, डिलेड पेमेंट, बाद में पेमेंट। तो इसमें हमेशा एक इंटरेस्ट की वैल्यू छुपी होती है, ठीक है, तो हमेशा हम रिकॉर्ड करेंगे कैश प्राइस पर जो परचेज कॉस्ट और कैश प्राइस का डिफरेंस होगा वो PL में चला जाएगा। क्लियर है बात, इंटरेस्ट का जो अमाउंट होगा वो PL में चला जाएगा, जो डिफरेंस है वो PL में चला जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास जॉइंट प्रोडक्ट। अगर स्टैंडर्ड बोलता है ऐसा कि अगर कोई प्रोडक्ट का आपने प्रोसेस किया, मतलब ऐसा कोई इनपुट प्रोसेस किया जिससे मोर देन वन आउटपुट बन गए, मोर देन वन आउटपुट बन गए, ठीक है, इंटेंशनली अनइंटेंशनली जैसे भी बोलो, आपके मोर देन वन आउटपुट बन गए, ठीक है, तो वो कहलाता है जॉइंट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर सिंपल है, एग्जाम्पल अगर आप चाहो तो समझ सकते हो, पेट्रोलियम क्रूड, ठीक है, आप अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हो क्रूड ऑयल, उसको फर्दर प्रोसेस करते हो तो उससे पेट्रोल निकलता है, इसके अलावा वैसलीन निकलती है और भी कुछ और स्क्रैप वगैरह निकलता है, ठीक है। तो अगर बाय प्रोडक्ट जो निकला वो मटेरियल है तो उसको रिकॉर्ड करो सेपरेटली, अगर बाय प्रोडक्ट इमटेरियल है तो उसको रिकॉर्ड करो NRV पे, और NRV को माइनस कर दो किस में से, डिडक्टेड फ्रॉम एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट। टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट जितनी भी है उसमें से इसकी NRV माइनस कर दो, इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू माइनस कर दो। नेक्स्ट आता है हमारे पास रियलाइजेशन ऑफ स्क्रैप। अगर कुछ हुआ है तो उसको माइनस कर दो जो एक्चुअल कॉस्ट है, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें से माइनस कर दो। बाय प्रोडक्ट मटेरियल है तो सेपरेटली रिकॉर्ड करो, इमटेरियल है तो एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट में से ही माइनस कर दो। नेक्स्ट आता है NRV। इतनी देर से NRV की बात करें, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में भी सेम दे रखा था और सेम ही फॉर्मूला है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट, हमारे पास क्या आ जाता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। एग्जाम्पल जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई गुड है, आपने सोचा कि मैं 1 लाख रुपए का बेचेंगे इसको, ठीक है, और ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए रियलाइज हो जाएंगे। अब इसको बेचने के लिए आपकी कोई कमीशन लग गया, कोई ब्रोकरेज लग गई, कोई लीगल चार्जेस लग गए, कोई रजिस्ट्री लग गई, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, कुछ भी लग गया। फॉर एग्जाम्पल एक बार मानते हैं 7,000 का कॉस्ट लग गया, तो अब ये बचे हुए जो 93,000 है जो इनफ्लो होगा आपको, नेट इनफ्लो, ये कहलाता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। 1 लाख रुपए आए, 7,000 आपने दे दिए, क्यों दे दिए, इसको सेल को कंप्लीट कराने के लिए, तो जो 93,000 बचे ये आपकी कहलाती है NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब NRV अगर डिक्रीज हो रही है, ठीक है, वैल्यूएशन डिक्रीज हो रही है NRV डिक्रीज होने की वजह से, तो ये कहलाता है एक्सेप्शनल आइटम की तरह ट्रीट होता है, ठीक है, जबकि NRV रीअसेस होनी चाहिए एट ईच बैलेंस शीट डेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, रीअसेस होनी चाहिए एट ईच बैलेंस शीट डेट। बात समझो, अगर
है ना, 3 साल पहले कुछ एनआरवी थी वो हम आज भी नहीं मान लेंगे। हर साल एनआरवी, हर टाइम पे एनआरवी चेंज होती रहती है। कोई प्रोडक्ट अगर पिछले 3 साल पहले 4 लाख का बिक रहा था तो ज़रूरी नहीं है आज भी वो 4 लाख का ही बिके। ओके, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू चेंज हो सकती है, इसलिए हर बैलेंस शीट डेट पर क्या करना है, रीअसेसमेंट करना है, हर बार देखना है कि इस बार क्या है वैल्यू। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। इफ एनआरवी इंक्रीजेज देन रिवर्सल कैन बी मेड। एनआरवी फॉल हो रही है तो पीएल में डाल रहे हैं, अगर इंक्रीज हो रही है तो हम रिवर्स करेंगे, बट कैन नॉट एक्सीड एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते जब रिवर्सल करेंगे। एनआरवी डिक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे, पीएल में माइनस करेंगे, पीएल में डेबिट करेंगे। अगर एनआरवी इंक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे, रिवर्सल करेंगे, मतलब पीएल में क्रेडिट कर देंगे। पर जो ये क्रेडिट है ना वो अप टू कॉस्ट ही हो सकता है, कॉस्ट से एक्सीड नहीं कर सकता। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च 2020 को कॉस्ट थी 1 लाख रुपए और आप एनआरवी थी 80,000, तो विच एवर इज लोअर हमने एनआरवी पे वैल्यू कर दिया, 20,000 हमारे चले गए पीएल पे। नेक्स्ट अगली बैलेंस शीट डेट आई, हम फिर रीअसेसमेंट करेंगे, तो हमारी एनआरवी क्या है 70,000, विच एवर इज लोअर हमने 70,000 पे वैल्यू कर दिया। अब ये 10,000 का जो और डिक्रीज है इसको फिर से पीएल में डेबिट कर दिया। नेक्स्ट बैलेंस शीट डेट आई, फिर से रीअसेसमेंट किया, हमने देखा 1 लाख की कॉस्ट है पर एनआरवी क्या हो गई, बढ़ गई, 70,000 से 95,000 हो गई। ठीक है, एनआरवी बढ़ गई, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो हमने क्या बोला, एनआरवी लोअर है तो हमने एनआरवी पे क्या कर दिया, वैल्यूएशन कर दिया, दिखा दिया, रिकॉर्ड कर दिया। अब ये 25,000 है ना जो डिफरेंस, 95,000 माइनस 70,000, ये क्या होगा, ये रिवर्सल है एक तरीके से। क्या है, रिवर्सल है, किसमें, रिवर्सल इन पीएल। सिमिलरली हम जब 31 मार्च 2023 को आए तो हमने देखा 1 लाख रुपए कॉस्ट है, 1,10,000 एनआरवी और ज़्यादा बढ़ गई, विच एवर इज लोअर हम किस पे करेंगे, कॉस्ट पे करना पड़ेगा, तो हमारी कॉस्ट पे हमने वैल्यू कर दी। अब जो डिफरेंस है, मतलब 95,000 से 1 लाख में रिकॉर्ड करना है, जो 5,000 है ये भी क्या है, रिवर्सल। अब बात समझो, ये जो 1 लाख की वैल्यू करी और जो ये रिवर्सल है ये कॉस्ट से एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप 15,000 क्रेडिट कर देते तो ये गलत हो जाता। एक और बार देखो, पिछले में अगर रिवर्सल कर रहे हैं, इफ एनआरवी इंक्रीजेस देन रिवर्सल कैन बी मेड बट कैन नॉट एक्सीड एक्चुअल कॉस्ट। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, राइज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री अप टू कॉस्ट ओनली, जबकि फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कहीं तक भी अलाउड है। नेक्स्ट देखते हैं कॉस्ट फॉर्मूला। अगर आप सिमिलर यूनिट से, आपकी मतलब इंटरचेंजेबल है, सिमिलर है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स है, एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, तो आपके पास 2 अप्रोच बचती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच और नॉन हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल में आपके पास 2 ऑप्शन है, फीफो या फिर वेटेड एवरेज। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नॉन हिस्टोरिकल में आपके पास 2 अप्रोच है, रिटेल इन्वेंट्री और स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। अगर रिटेल इन्वेंट्री पे आप जाते हो, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस ग्रॉस मार्जिन, तो बच गया कॉस्ट, इसको आप ट्रेडिंग अकाउंट से निकाल सकते हो। इसके अलावा स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, जिसमें वेरिएंस वगैरह भी निकलते हैं, आप कॉस्टिंग में पढ़ते हो, इनसे निकाल सकते हो। तो अगर सिमिलर है तो आपके पास 2 अप्रोचेस है, हिस्टोरिकल या नॉन हिस्टोरिकल, इसमें 4 मेथड्स हो गए, 2-2 करके। अगर नॉट सिमिलर है, मतलब स्पेसिफिक डिज़ाइन है, ठीक है, एग्जाम्पल, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, गोल्ड ज्वेलरी। कितने भी बड़े शोरूम में चल जाओ, कोई भी डिज़ाइन सेम नहीं मिलती, हर का पैटर्न अलग, डिज़ाइन अलग, वेट अलग, इन सब का इंग्रेडिएंट्स अलग, ऐसा होता है। तो ये क्या है, स्पेसिफिक डिज़ाइन, तो इसका कभी भी एक साथ में वैल्यू नहीं होगा, इसका स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगाएंगे, इसको सेपरेटली वैल्यू करेंगे। एग्जाम्पल क्या है इसका, गोल्ड ज्वेलरी। नेक्स्ट है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पर इन दोनों स्टैंडर्ड्स में, मतलब IAS 2 और इंड AS 2, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आपने एक भी सही से पढ़ लिया है तो मतलब आपको दोनों अच्छे से आ गए हैं। इन दोनों की नंबरिंग भी सेम है, क्योंकि इंड AS में हमने पहले पढ़ा था स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में कि IAS और इंड AS की नंबरिंग भी सेम है। इन दोनों में काफ्स भी नहीं है, डिफरेंस भी नहीं है। अब लास्ट आती है बारी डिस्क्लोजर्स की। डिस्क्लोजर में आपको अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, इसके अलावा कैरिंग अमाउंट डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर बैलेंस शीट में आपने इन्वेंट्री दिखा दी 3,50,000, तो आपको फर्दर नोट्स में, डिस्क्लोजर में बताना पड़ेगा कि उसका बाइफर्केशन क्या है। आपको बताना पड़ेगा फिनिश गुड्स कितने हैं, WIP कितना है, रॉ मटेरियल, स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स, ये सब कितने अमाउंट के कैसे वैल्यू करिए। तो ये वैल्यूएशन भी किस में बताना पड़ेगा, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। अगला आता है इन्वेंट्री हेल्ड एज प्लेज सिक्योरिटी। ऐसी सिक्योरिटी जो गिरवी रख दी, ऐसी इन्वेंट्री जो सिक्योरिटी के लिए डिपॉजिट कर दिया,
प्लेज की तरह रख दिया। प्लेज मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी का प्लेज होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मॉर्टगेज होता है। तो अगर आपने इन्वेंट्री को प्लेज कर दिया, कहीं पे रखवा दिया, उसके अगेंस्ट कोई काम करवा लिया, तो वो आपको डिस्क्लोजर में अलग से मेंशन करना पड़ेगा। एनआरवी मेंशन करनी पड़ेगी, अदर रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर्स जो भी इंपॉर्टेंट हो। ये स्टैंडर्ड यहीं खत्म होता है। इसकी ये पीडीएफ हर बार भी रिक्वायर करते हो आप लोग, बहुत बार मेरे पास मैसेज आते हैं, तो इस बार क्या किया गया है, ये पीडीएफ नोट्स में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आपको ये एज इट इज़ पीपीटी मिल जाएगी, पीडीएफ फाइल में मिल जाएगी। ठीक है, आप आराम से रेफर करो, अपने नोट्स की तरह रखो। होपफुली समझ आया होगा। कोशिश करिए बहुत आसानी और सिंपल लैंग्वेज में अच्छे से समझाया जाए। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टे ट्यून्ड।